अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक और प्रोग्राम के आरज़ी मेज़बान की हैसियत से मैं हूं ज़िशान मलिक। सबसे अहम मसला, सबसे अहम मामला है अमेरिका और ईरान के दरमियान MOU के बाद भी हालात की कशीदगी, और ये कशीदा सूरत हाल मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन उसके बाद शायद सेनेटी ने प्रिवेल किया और अब इत्तफ़ाक़ किया गया इस बात पर कि MOU के ऊपर जो इत्तफ़ाक़ हुआ था 14 निकाती MOU साइन हुआ था उस पर अमल दरामद किया जाएगा, हमले एक दूसरे पर रोके जाएंगे। ये दोनों पार्टियों ने, दोनों फरीकैन ने इत्तफ़ाक़ किया है और कल दोहा में अहम मुज़ाकरात भी होंगे आबना हरमुज़ के तनाज़े के हल के लिए। अब ताज़ा जो पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जंगी जराइम चलाने का हुक्म दिया है, और ये जो बैनुल-अक़वामी अदालतें हैं उनसे रुजू करने का भी हुक्म उनकी जानिब से जारी किया गया, क्योंकि जिस तरीके से बमबारी की गई थी ईरान के अंदर, ख़ास तौर पर मिनाब में जिस तरह तालिबात को शहीद किया गया था, वो अभी तक ईरान भूला नहीं है, ना ही ईरान के अवाम भूले हैं। और यही वजह है कि जो एक तलखी है वो हमें नज़र आती है, चाहे वो मुज़ाकराती अमल हो उसके दरमियान भी, और ख़ास तौर पर जब टीम गई थी फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए ईरान की, तो वहाँ पर भी वो तहरीर एक लिख कर आए थे, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ईरान इस मामले को कम अज़ कम भूलने को तैयार नहीं है। सुप्रीम लीडर की शहादत का मामला भी अपनी जगह मौजूद है। ये जंगी जराइम करार दिए जाते हैं ईरान की जानिब से अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़। उसके साथ साथ जो आलमी मंडियां हैं उनकी नज़रें अब इस बात पर जुड़ी हैं कि आबना हरमुज़ पर टोल वसूल किया जाएगा या नहीं, और इस पर क्या फ़ैसला होता है। अमेरिका का सख्त मौक़िफ़ है कि कोई टोल वसूली नहीं होगी, जबकि ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि हम जो जहाज़ यहाँ से गुजरेंगे उनसे टोल वसूल करेंगे, और ओमान भी किसी हद तक साथ देता नज़र आता है ईरान का। उसके अलावा इसहाक़ डार जो नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा भी हैं, उन्होंने सऊदी वज़ीर ख़ारजा फ़ैसल बिन फ़रहान से रब्ता किया, टेलीफोनिक रब्ता, और इसमें जो इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त है, MOU साइन हुआ है, उसमें पायदार अमन के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार दोनों शख्सियात ने किया है। इस पर आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मैं अपने मेहमान का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ मौजूद है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर जनाब डॉक्टर इरफ़ान फ़ानी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफ़ान साहब आपके कीमती वक्त का। जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, एक सीसॉ की सूरत हाल नज़र आती है, कभी जंग की तरफ चल पड़ते हैं हम, कभी अमन की तरफ चल पड़ते हैं। ये जो MOU साइन हुआ है, आप समझते हैं कि इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं, जो अमेरिका दावा करता है कि जहाज़ पर हमला किया ईरान की जानिब से, उसके बाद अमेरिका अटैक करता है, आपको लगता है कि कोई रखना डल सकता है इस तरह की कार्रवाइयों से अमन के रास्ते में? क्योंकि तलखी दोनों तरफ पाई जाती है और बेतबारी भी दोनों तरफ पाई जाती है। आपको लगता है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ इस MOU के रास्ते में कोई रुकावट साबित हो सकती है डॉक्टर साहब? देखिए दिशान, 28 फरवरी 2026 के बाद जंग का आगाज़ हुआ और आपने देखा कि 40 दिन तक जो एयर पावर है अमेरिका और इजराइल अपनी पूरी ताकत से इस्तेमाल करते हैं, और ईरान जो है किसी तरह घुटनों पे आ जाए, लेकिन ईरान जो है वो रेसिस्ट करता रहता है। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने ब्लॉकेड लगा दिया कि चलें, हमारी एयर पावर जो है वो तो नाकाम हो गई है, तो अब हम अपनी नेवल पावर का इस्तेमाल करके अपने मकासद और अहदाफ को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि वो नेवल जो ब्लॉकेड था वो भी नाकाम हो जाता है, और उसके बाद अल्टीमेटली जब उनको ये लगा, और तीसरी ऑप्शन उनके पास ग्राउंड फोर्सेस को उतारने की ही हो सकती है, जो कि कभी भी अमेरिका इस तरफ जा नहीं सकता। तो अब ये जो आपने बात किया कि किस तरह से अमेरिका और इसके दरमियान जो रखना अंदाजी है ये क्यों ना हो, देखें दो बहुत बड़े फैक्टर्स हैं इस वक्त। अगर आप तज्जिया करें ना, तो एक तरफ मार्को रूबियो और JD वैंस, ये दोनों 2028 के प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन था अमेरिका के, उसके ये कैंडिडेट्स हैं। मार्को रूबियो जो है वो लाइन लेके चल रहे हैं जो इजराइल की लाइन है, और आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग द MOU जब तक ये प्रोसेस हो रहा था, तो एक दफा भी मार्को रूबियो की तरफ से हमें कोई स्टेटमेंट सुनने को नहीं मिलती थी। JD वैंस जो है वही इसको लीड कर रहे थे, और JD वैंस ही इसको JD वैंस की डील ही कहा जा रहा था मगरबी मीडिया के अंदर भी। तो JD वैंस का जो मौक़िफ़ था वो बिल्कुल अलाइन करता था ईरान के साथ एक तरह से, और पब्लिक सेंटीमेंट्स के साथ, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के अंदर ना एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। तब्दीली क्या है कि एग्जीक्यूटिव लेवल पे या फॉरेन पॉलिसी या कांग्रेस लेवल पे तो आपको इजरायली लॉबी का इन्फ्लुएंस वैसे ही नजर आता है जैसे माजी में था, लेकिन जो पब्लिक स्फेयर के अंदर जो इजराइल का इन्फ्लुएंस है ना, वो बहुत हद तक कम हो चुका है। तो अब जो डोनाल्ड ट्रंप है वो क्या कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, ये कम क्यों हुआ है? इसके पीछे क्या वजूहात आप देखते हैं इस इन्फ्लुएंस के कम होने की? देखिए इससे पहले जो था ना, आपके पास सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया होता था, और मेन स्ट्रीम मीडिया जो था वो सारे का सारा जूस के पास आपको पता है कि है, और अल्टीमेटली वो अपनी फिर ओपिनियन नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर अपने पूरी उनकी एक PhD है इसके अंदर।
तो लेकिन जब से अल्टरनेट मीडिया, थैंक्स टू अल्टरनेट मीडिया के उसने आके जिसके अंदर मुख्तलिफ ऐप्स भी आ जाती हैं, यूट्यूब के अंदर आप देखते हैं कि लेफ्ट ऑफ द सेंटर्स बड़े बड़े नाम है, मीर शाइमर आप देखते हैं, ट्रीटा पारसी और इस तरह के बड़े बड़े लोग जो हैं ये पहले दिन से इस जंग को सबसे बड़ा ब्लंडर कह रहे थे। तो अल्टीमेटली उसने अमेरिका की जो राय आमा है उसके ऊपर बहुत बड़ा असरअंदाज हुए। अच्छा, तो जो मैं बात कर रहा था वो ये थी कि पब्लिक स्फेयर को इलेक्शन में जीतने के लिए जाहिर बात है आपको अवामी अमंगों के मुताबिक चलना है, तो उसको जेडी वैंस रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखते हैं कि इजराइल के खिलाफ बहुत तगड़ा स्टांस जो है वो जेडी वैंस का, और स्टेटमेंट्स भी आपको सुनने को मिली, और नेतन्याहू को भी 2-3 दफा फोन करके उन्होंने अच्छी खासी डांट पिलाई, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही काम किया। लेकिन दूसरी तरफ जो मार्को रूबियो अब तक बिल्कुल खामोश थे, वो 3 रोजा दौरे पर मशरक वस्ता में आते हैं और यहाँ पे आके वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन एमओयू की करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ आ गई है कि एमओयू को एक अनकंडीशनल सरेंडर समझा जा रहा है अमेरिका की तरफ से, और अल्टीमेटली अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था। तो अब क्या ऐसा है, क्या ये अनकंडीशनल इसको सरेंडर समझा जा रहा है, तो क्या वाकई ऐसा है भी सही डॉक्टर साहब? आप बिल्कुल निशान देखो, इसमें तो अब कोई दो राय है ही नहीं है ना, कि आप जितने भी अहदाफ इजराइल और अमेरिका जिन अहदाफ के लिए इस ईरान के ऊपर हमला आवर हुआ था, कोई एक हदफ भी तो ऐसा नहीं है जिसको वो हासिल कर चुके हों। और अल्टीमेटली स्टेट ऑफ फरमूज है वो एक बड़ा लेवरेज उसके पास आ गया, और जो 14 के 14 पॉइंट्स हैं अगर आप उनको भी देखें तो वो सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं जो अल्टीमेटली ईरान की उमंगों से मुताबिकत रखते हैं। और इस वक्त ईरान ने ये जो शिप्स के ऊपर अटैक अभी रिसेंट हुए हैं ना, और दोबारा से एक्शन रिएक्शन साइकिल हम लोग का हमें नजर आता है, उसके पीछे भी मार्को रूबियो की वो स्टेटमेंट्स हैं जो उन्होंने बहरीन के अंदर, कतर, कुवैत के अंदर जब ये 3 रोजा दौरे के ऊपर यहाँ पे आए हैं, तो जिन्होंने यहाँ पे अरबों के पास जाके जो स्टेटमेंट दिए, और स्पेशली जो आर्टिकल नंबर 5 है एमओयू का, जो ये कहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से ईरान और ओमान जो है ये 60 दिन तक तो ये कोई टोल फीस जो है वो चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन 60 दिन के दौरान ये दोनों ममालिक के एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे जिसके तहत यहाँ पे सर्विसेज चार्जेस जो हैं वो लेने का जो एक सिलसिला है और उसका एक मैकेनिज्म क्रिएट कर लेंगे। लेकिन सर फिर अगर मैं इसको देसी जबान में कहूं तो फिर तो डोनाल्ड ट्रंप के पल्ले कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि जितने बड़े दावे वो करता रहा है और उनमें से जाहिर है जैसे आप भी इशारा कर रहे हैं कोई दावा पूरा नहीं हुआ, ना रजीम चेंज हुई, ना ही अब ये आबना हरमुज जो जंग से पहले ही खुली हुई थी उसको दोबारा बंद करवा के खुलवाने को अपनी कामयाबी करार देने वाला डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके फिर पल्ले क्या रहेगा सर? देखिए, एक तो ये वाला ये बात तो आपकी देखो पल्ले उसके कुछ नहीं है, तो इसलिए ये दोनों महाजों पे खेल रहा है। एक तरफ मार्को रूबियो को उसने लॉन्च किया हुआ है कि वो इजराइल को खुश रखे, और दूसरी तरफ जो है वो जेडी वैंस को लॉन्च किया हुआ है कि वो पब्लिक सेंटीमेंट्स को गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं सर। हाँ, दोनों एक ही वक्त में दोनों डिफरेंट आपको डोमेन्स में जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मिड टर्म्स इलेक्शंस आ रहे हैं, तो उसमें जीत के लिए आपको दोनों अतराफ से जो है वो आपको बैकिंग चाहिए है। लेकिन तीसरा जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना, वो लेबनान का फैक्टर है। लेबनान के हवाले से एक ईरान ने डील की थी लेबनान के लिए, जो कि बड़ी तगड़ी डील थी, और पहला पॉइंट ही 14 पॉइंट्स के अंदर ये था जो एमओयू साइन हुआ कि तमाम महाजों के ऊपर रीजन वाइड जो है वो जंग बंदी शुरू होगी। ना सिर्फ इजराइल फौज जंग बंद करेगी लेबनान के अंदर, बल्कि उनका इनखलाब भी होगा। लेकिन अभी ये जो जुम्मे को डील करवाई है मार्को रूबियो ने, अब यहाँ पे भी ये दोनों आ गए हैं। एक डील जेडी वैंस ने करवाई जिसके अंदर ईरान और लेबनान मरकजी पोजीशन पे आपको नजर आते हैं, और दूसरी डील जो है वो भी मार्को रूबियो ने करवाई है बिटवीन द लेबनान एंड इजराइल, जिसके अंदर लेबनान ने सरेंडर कर दिया और ये कहा कि आप जो जब तक जो लेबनान फोर्सेस हैं वो हिजबुल्लाह को डिसआर्म नहीं कर देती तब तक फौज वहीं पे रहेगी। तो अब ये वो इतनी बड़ी बात थी कि ईरान कहता है कि मैंने इतनी बड़ी आपके लिए कामयाब जो है वो कामयाबी हासिल की थी कि यहाँ से फौज का इनखलाब भी हो जाएगा और अल्टीमेटली यहाँ से जंग बंदी भी हो जाएगी, और आपने जंग बंदी को मशरूत कर दिया है कि हिजबुल्लाह को आप डिसआर्म करेंगे और उसके बाद यहाँ से इजरायली फौज जाएगी। मतलब ये ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ना तो हिजबुल्लाह को आप डिसआर्म कर सकते हैं जिसको इजराइल नहीं अब तक कर सका इतने अरसे में, और अमेरिका भी उसके साथ मिला हुआ नहीं कर सका, तो लेबनान की आर्मी तो आर्मी है ही कुछ नहीं ना। अच्छा। वो तो एक डिफेक्टो किस्म की फोर्स है वहां पे। तो इस वजह से दो जो डील्स है ना, ये दोनों डील एक डाइवर्ज्ड हैं, एक दूसरे से डाइवर्जेंट पे हैं। डाइवर्जेंट का मतलब क्या है कि एक ही इसमें हो सकती है, लेबनान वाली होगी तो ईरान वाला एमओयू नहीं हो सकता, और ईरान वाला एमओयू होगा तो वो डील नहीं हो सकती। तो इस वजह से आपको एक स्टैंड स्टिल नजर आएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अब आ जाते हैं जो ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंगी जराइम के मुकदमा चलाने का हुक्म दिया है, मुल्की अदालतों में भी और बैनुल अक़वामी अदालतों में भी। अब जहाँ तक बैनुल अक़वामी अदालतों की बात है
उनके जो फैसले आते हैं उन पर अमल दरामद किस हद तक होता है, ये आप और मैं और क्या अवाम भी बड़े हद तक जानते हैं, और इसराइल के जो जंगी जराइम उनको आज तक कोई पूछ नहीं सका। तो ये सिर्फ अगर अलामती तौर पर कहा जाए तो ये एक ऐसा इकदाम हो सकता है कि जिसके कोई असरात होंगे, क्योंकि आपको लगता है कि कोई इसका कोई फ़ायदा होगा भी इस तरह के जंगी जराइम के मुकदमा चलाने का? देखिए निशान, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, ये अल्टीमेटली रियासत की तरह की अदालतें तो नहीं होती हैं। ये उन्होंने सिर्फ दबाव में लाना होता है और उस दबाव का अल्टीमेट बेनिफिट होता है। अच्छा। आप देखते हैं कि अभी यूनाइटेड नेशंस की ये जो सिक्योरिटी काउंसिल का ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, अब कमीशन की एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर उन्होंने बहुत डिटेल के अंदर ये बताया कि किस तरह से वहां पे 1 साल के बच्चों से लेके 5 साल के बच्चों से लेके हजारों की तादाद में उन्होंने इंटेंशनली उनको कत्ल किया है, बच्चों को शहीद किया है, खवातीन को शहीद किया है, और जेनोसाइडल एक्टिविटीज उनको अब कहा जाता है। जेनोसाइड कल तक ये एक रेयर हमें सुनने को मिलती थी ये टर्म, लेकिन अब इंटरनेशनली ये टर्म जो है वो तमाम अदालतें भी ये कह रही हैं, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो, यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट हो, तो वो सारी की सारी इस बात के ऊपर अब मुत्तफिक हो चुकी हैं। मतलब अब ये इल्जाम नहीं रहे, अब ये सारे के सारे साबित शुदा जराइम है, जंगी जराइम जो कि इजराइल कंडक्ट करता रहा और अब भी वो जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। अब इसका जो नुकसान इजराइल को वो हो रहा है, वो आपको डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट याद होगी, बल्कि जेडी वैंस ने ये कहा था कि पूरे कुराए अर्ज के ऊपर जब कोई भी दुनिया का सरबराह जो ममलकत है सब आपसे नफरत करते हैं, ऐसे में एक ही मुल्क है जिसका सरबराह आपके साथ खड़ा है और वो अमेरिका है। अगर आपने उसकी भी बात ना मानी तो आप इसकी सपोर्ट को भी खो देंगे। तो अल्टीमेटली इन सारे के सारे एपिसोड का ज़ाहरन अनसर्टेनिटी है, ज़ाहरन ये लग रहा है कि जैसे इजराइल और अमेरिका जो है वो किसी नतीजे पे इस चीज़ को नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर इजराइल की जो सपोर्ट थी, अभी अमेरिका के अंदर कौन ये सोच सकता था, ये इमेजिन कर सकता था कि इस वक्त जो बालिग वहां पे नौजवान है 16 से 18 साल का 60% तक एंटी इजराइली हो चुका है, मतलब नेगेटिव उसकी अप्रोच है टुवर्ड इजराइल। और विद इन द डेमोक्रेट्स जो हैं वो इस वक्त 55-70%, 60% जो हैं वो भी नेगेटिव ओपिनियन रखते हैं इजराइल के हवाले से। अभी आपने देखा कि अभी इलेक्शंस हुए हैं प्राइमरीज के, और प्राइमरीज के इलेक्शंस के अंदर जिसको ममदानी डेमोक्रेट्स ने सपोर्ट किया था, बैक किया था, वो सारे जीत गए, और जिसको एक पैक इजरायली लॉबी जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर लगा रही थी जिन कैंडिडेट्स के ऊपर, वो सारे के सारे हार गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पहले जो पैसा लगा के जिस तरीके से इलेक्शंस को इजराइल हाईजैक कर लेता था, तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि इजराइल का इन्फ्लुएंस इस वक्त कांग्रेस की हद तक तो है, या फिर आपको फॉरेन पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस में आपको नजर आता है, लेकिन जब आप उसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आके देखते हैं तो पब्लिक स्फेयर में इजराइल की साख बुरी तरह से मजरूह हो चुकी है। और आने वाले दिनों के अंदर ये इजराइल आपको पूरी दुनिया में तनहा खड़ा नजर आएगा। और मुझे ये लगता है कि जहां पे रजीम चेंज ईरान का तो नहीं हुआ, लेकिन इजराइल के रजीम की तब्दीली का वक्त भी करीब हुआ चाहता है। यानी अक्टूबर के जो इलेक्शन है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसमें बेंजामिन नेतन्याहू के चांसेस बड़े कम हैं, जिस तरह के अभी तक इक़दाम और अनपॉपुलैरिटी उसकी है। जी, ये सिर्फ इलेक्शन हारेगा नहीं, इसको जेल होगी, और जेल के अंदर वो तमाम के तमाम करप्शन के मुकदमात इसको सहने पड़ेंगे। और फिर जो कुछ इसने ये जंग देखें, जब आप जंग के अंदर होते हैं ना और आपको ये पता है कि मेरे पीछे अमेरिका खड़ा है, और आपने दुनिया में वो अपनी जोश में आके ऐसे ऐसी हरकतें कर छोड़ी हैं कि अब पूरी उम्र आपने हॉलोकॉस्ट के नाम पे और एंटी सेमिटिज्म को आप प्रमोट करते रहे और कहते रहे कि इजराइल के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते, वो सारे का सारा इनका चीजें वो बैठ गई हैं, खत्म हो चुकी हैं। अब ये अरसे तक, सदियों तक इजराइल की ये जो हरकत उसने की है, ये गुज़िश्ता 5-6 माह के अंदर स्पेशली, बल्कि 2023 के बाद 7 अक्टूबर को जब हमास और इजराइल की जंग शुरू हुई थी, तो जी जो उसने जेनोसाइडल एक्टिविटीज की हैं गाजा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर और दीगर 7-8 फ्रंट्स के ऊपर जो उसने जंगों के अंदर जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है, ये अब एक अरसे तक इनका पीछा करेगा। अल्टीमेटली नेतन्याहू जाएगा और नेतन्याहू के बाद ठीक है कोई नया लीडर आ जाएगा, लेकिन ये जो इन्होंने ब्लंडर्स और तारीखी जराइम किए हैं इंसानियत के खिलाफ, ये अल्टीमेटली इसका पीछा करते रहेंगे। नेतन्याहू का सर, आपने कहा कि वो जाएगा कोई और आ जाएगा, जाहिर पॉलिसियाँ चलती रहेंगी, लेकिन नेतन्याहू का इलेक्ट ना होना, उसका जाना इस बात का भी सबूत होगा कि उसके फैसलों को इसराइल के अंदर भी पजीराई हासिल नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। देखिए, इजराइल
खुद इस वक्त बहुत से मसाइल का शिकार है। बहुत सारे लोग इजराइल के अंदर इजराइल को छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, इजराइल ये वो मुल्क है जिसने कभी भी मुस्तकिल किसी को अपना दोस्त नहीं रखा। जब ये बना था तो बरतानिया ने सब इसका बेस्ट फ्रेंड था, उसके बाद फ्रांस इसका बेस्ट फ्रेंड बन गया। 1960-70 वॉर के बाद जो 67 की वॉर हुई थी अरबों के खिलाफ, उसके अंदर अमेरिका इसका बेस्ट फ्रेंड बन गया। और इस वक्त दोबारा से आप देखते हैं कि इंडिया और इजराइल की जो दोस्ती, और 2 दिन पहले जंग से जब ईरान के ऊपर हमला हुआ था, मोदी साहब आपको इजराइल के अंदर नजर आते हैं और इनके दरमियान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के और वेपन्स के जो वायदे हैं वो होते हैं। तो अब उसको अभी समझ आ गई है कि अब इस खित्ते के अंदर जो आइडियोलॉजिकली उसके साथ है, इजराइल के साथ खड़ा है, वो इंडिया है। अमेरिका ने भी इस खित्ते में अपने मफादात को देखना है। उसमें जब डाइवर्जेंस आएगी, वो अरब ममालिक जहां पे उन्होंने अपना इतना तगड़ा सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया था अमेरिका ने, और अगर इजराइल की वजह से वो तमाम के तमाम अरब ममालिक जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको एनुअली देते हैं, वो सारे के सारे अमेरिका के मफादात, इकोनॉमिक मफादात और जो उसके जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, वो सारे के सारे दांव पे लगे हुए हैं। लिहाजा इस वक्त जो नेतन्याहू के जाने के बाद जो इजराइल की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर जो तब्दीली है, उसमें कोई आपको फिर ऐसा मॉडरेट बंदा आएगा। जाहिर बात, अब जो आएगा उसको पता है कि इसकी अगर पॉलिसी को वो लेके चलेगा तो मजीद इजराइल जो है वो दुनिया में तनहा हो जाएगा, जिस तरीके से इस वक्त वो दुनिया में आपको तनहा होता हुआ नजर आता है। लिहाजा इसके बाद, या शायद नेतन्याहू को भी ये समझ आ गई है कि इसके बाद तो मैंने जाना ही है, लिहाजा तब तक मैं जितना गंद डाल सकता हूँ ये मैं डाल जाऊं, ताकि आने वाला जो है ना वो फिर इसको समेटता रहेगा। और यही उसके पास चांस है कि अगर तो वो लेबनान के अंदर अपनी फोर्सेस को स्टे कर जाती हैं, वहां से नहीं निकलती, और तो फिर कह लें कि उसके लिए वो बेच सकता है इलेक्शन के अंदर के, देखें जी मैंने तो अपना जो है वो यहाँ पे अपनी फोर्सेस को रखा हुआ है। और लेकिन अगर अमेरिका और ईरान के जो अब एमओयू हुआ है, और उसका जो पहला ही पॉइंट है जो ये कहता है कि लेबनान से फौज का इनखला होगा और जंग बंदी होगी, तो अगर तो वो हो जाता है तो नेतन्याहू जो है वो आपको तारीख का हिस्सा नजर आएगा। ठीक है। अच्छा सर, एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा मैं, यहाँ से खलीजी ममालिक से आप समझते हैं कि अमरीकी अड्डे मुंतकिल हो सकते हैं, अमली तौर पर ऐसा हो सकता है? क्योंकि खलीजी ममालिक ने ये तो देख लिया है कि जब ज़रूरत पड़ी अमेरिका की, जाहिर है वो पाल भी रहे हैं, वहाँ बैठे हुए थे अमरीकी, वो अपने मकसद के लिए बैठे हुए थे, लेकिन अब तो बात आया हो गई, जब ईरान ने हमला किया, जो अटैक किया, कोई भी मदद नहीं हो सकी अमेरिका की तरफ से उन ममालिक की। तो आप समझते हैं कि यहाँ से अब लपेटा जाएगा इन अड्डों को, या ये बस सिर्फ दिखावे के लिए हो सकता है? नहीं, देखें, जो मशरिक़ वुस्ता क्या बल्कि जो पूरा वेस्ट एशिया है ना, इसकी जो जियो पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ चुका है, बल्कि स्पेशली सिक्योरिटी डोमेन के अंदर। ये वो ममालिक थे जो कि अल्टीमेटली आपको पता है कि 19 के करीब इनकी बेसिस जो थी ना वो अमेरिका के खित्ते में मौजूद थी कि अच्छा हम ना ईरान के खिलाफ दिफा करेंगे इन ममालिक का। लेकिन अल्टीमेटली दिफा तो ईरान के खिलाफ करना था, लेकिन आपने देखा कि इजराइल ने कतर के ऊपर अटैक कर दिया और बहुत सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हुए। और दूसरी तरफ ईरान के भी जो अटैक्स थे उनको भी कोई भी अमरीकी जो अड्डा है वो उसको बचा नहीं सका उन अरब ममालिक को। तो अरब ममालिक को अब ये समझ आ गई है कि ये जो सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर उन्होंने खड़ा किया हुआ था, ये उनके लिए एसेट नहीं है, ये उनके लिए लाइबिलिटी बन चुका है, क्योंकि उन अड्डों की वजह से उनके ऊपर अटैक हो रहा है। क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि मैं आप पे अटैक नहीं कर रहा हूं, मैं अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक कर रहा हूं, लिहाजा वो मेरा हक है क्योंकि वहां से मेरे ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। लिहाजा ये अब उनके लिए लाइबिलिटी बन चुकी है। और इस वक्त अमेरिका को भी ये समझ आ चुकी है और वो ये स्पेस देने के लिए तैयार भी है, क्योंकि उसको पता है कि अगर पहली दफा इतने सारे अड्डे जो हैं वो अगर तबाह हो जाते हैं तो दूसरी दफा क्या श्योरिटी है कि वो तबाह नहीं होंगे। तो क्यों वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन अड्डों पे दोबारा से लगाएगा, उनको दोबारा से डेवलप करने में। लिहाजा वो यहाँ का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसके अंदर पाकिस्तान के लिए जो स्पेस है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने इसको ये जो MOU हुआ है उसको मेडिएट किया, इसकी सेक्रेटरी हम ही थे। और उसके बाद आप देखते हैं कि हमारी फोर्सेस जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ भी आपका एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। और दीगर जो ममालिक हैं, कतर है, सऊदी अरेबिया है, टर्की है, ये भी वो ममालिक हैं जो अल्टीमेटली इस खित्ते की सिक्योरिटी के लिए आने वाले वक्तों के अंदर उस स्पेस को फिल करते हुए नजर आएंगे। अब पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका, मेरा जो तजज़िया वो ये है कि वो खामोश इसलिए रहेगा और वो चाहेगा कि पाकिस्तान ही
उसकी वो जो स्पेस है अमेरिका के जाने के बाद, या फिर सुपरवाइजरी रोल तो शायद अमेरिका का रहेगा। लेकिन पाकिस्तान के क्योंकि ताल्लुकात तमाम अरब ममालिक के साथ भी बहुत अच्छे हैं, सबका उसके ऊपर ट्रस्ट भी है, और ईरान भी उस पर ट्रस्ट करता है, खुद अमेरिका भी उस पर ट्रस्ट करता है। तो अल्टीमेटली क्योंकि पाकिस्तान जो अरबों के अंदर रिजर्वेशन है अगेंस्ट द ईरान, उसको भी बैलेंस कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के अंदर भी अपनी मिलिट्री बिठाई हुई है। तो अल्टीमेटली अगर ईरान के अग्रेशन से खतरा है इन खित्तों को, और फिर आपको अभी जब सदर पज़ेश्कियान पाकिस्तान आए थे तो उनकी एक बहुत तगड़ी स्टेटमेंट आपको याद होगी, जब उन्होंने कहा था कि वेस्ट एशिया के अंदर मैं इन ममालिक के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं, जिसके अंदर टर्की भी था, सऊदी अरेबिया भी था, कतर भी था। कुवैत का नाम नहीं लिया गया, बहरीन का नाम नहीं लिया गया, यूएई का नाम नहीं लिया गया, और उनकी रीजन का आपको पता है कि वो ममालिक थे बहरीन और यूएई थे जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर अटैक किया है। तो अल्टीमेटली इस खित्ते के अंदर एक एंटी अब्राहम अकॉर्ड, इसका तोड़ जो है वो एक आपको ग्रुप जो है वो नजर आएगा, जिसकी क़यादत पाकिस्तान, टर्की करते हुए आपको नजर आएंगे, और अमेरिका जो है वो अल्टीमेटली सुपरवाइज भी उसको करेगा। और चीन की भी यही ख्वाहिश है कि ये वाले इस खित्ते की सिक्योरिटी जो है उसकी जमानत यहाँ के ममालिक को ही देनी चाहिए, और रूस भी यही चाहता है। लिहाजा जब अमेरिका यहाँ से निकल जाएगा तो फिर हम देखते हैं कि इस खित्ते के अंदर अमेरिकी मफादात की प्रोटेक्शन के लिए टर्की भी मौजूद है, वो नेटो का भी मेंबर है, पाकिस्तान भी मौजूद है, तो उसके मफादात को बहुत बड़ा खतरा नहीं है। हाँ, अगर वो अपनी फोर्सेस को यहाँ पे कम कर देता है तो अल्टीमेटली पाकिस्तान के लिए काफ़ी सारे अमकानात जो है ना वो रोशन हो जाएंगे सिक्योरिटी डोमेन में। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान फानी साहब, बड़ी आपने तफसील से अपना तज्जिया पेश किया सारी सूरत हाल पर, बहुत शुक्रिया आपके कीमत। तो नाज़रीन, आपने सुना कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है उसके आने वाले दिनों में क्या असरात हो सकते हैं इस खित्ते पर भी और पूरी दुनिया पर भी। अब चूँकि ये अमेरिका और ईरान का मामला बहुत बड़ा है और सारी दुनिया की नज़रें भी इस पर लगी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक मखसूस जमात है जिसके नज़दीक सबसे बड़ा मसला सिर्फ ये है कि उनका लीडर जेल से बाहर आ जाए। ये क्या अब तक इनके इक़दामात रहे हैं और आइंदा मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में क्या करने का इरादा रखती है ये जमात, इस पर बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, कोई भी सियासतदान हो उसके फॉलोअर्स ज़ाहिर है उससे मोहब्बत भी करते हैं और ये चाहते भी हैं कि वो अगर हुकूमत में हो तो उनके लिए काम करे। और यहाँ पाकिस्तान में एक मखसूस सियासी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं उनकी तो मकबूलियत इस कदर ज़्यादा है कि उनके फॉलोअर्स को कुछ और दिखाई नहीं देता। और ये सिर्फ़ और सिर्फ फॉलोअर्स की हद तक नहीं बल्कि उनकी जमात के जो अरकान हैं अहम ओहदों पर फायज़ भी हैं, और केपी में हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन वहाँ पर लगता ऐसे है जैसे कोई और मसला नहीं है, बिजली के इशूज़ नहीं है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल नहीं हैं, दहशत गर्दी का सामना नहीं है, मईशत का बुरा हाल नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई मसला नज़र आता है वहाँ की हुकूमत को भी तो वो यही है कि अपने लीडर को बाहर किस तरह निकालना है जेल से। अब तक जो कोशिशें की गई हैं वो किस हद तक फ़ायदेमंद साबित हुई या नहीं हुई, और आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह दावे किए जा रहे हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की जानिब से वो किस हद तक कारआमद साबित होंगे, इस पर बात कर लेते हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर और सीनियर सियासतदान जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब से। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब सर वक्त देने के लिए। कैसे मिजाज हैं आपके, और ये बताइएगा सर कि जो इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिशें आपको नज़र आ रही हैं, आपको लगता है आइंदा भी उन्हीं कोशिशों के तहत वो कामयाबी वो हासिल कर पाएंगे, अपने लीडर को बाहर निकाल पाएंगे, या फिर ये कंपनी ऐसे ही चलती रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक पीटीआई की पार्टी का ताल्लुक है और उनकी क़यादत का ताल्लुक है, क़यादत इस वक्त जेल में है और पार्टी जो है वो पैरालिसिस में है। और इस वक्त अगर हकीकत में पीटीआई को ढूंढने के लिए जाएं तो या वो अवाम में नजर आती है और या वो नजर आती है जेल। लेकिन जो पार्लियामेंट में पीटीआई मौजूद है वो किसी किस्म की कोई एक्टिविटी या पब्लिक के इश्यूज को एड्रेस करना उनके लिए तैयार है। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो बुनियादी तौर पर एक एजेंडे पे काम करती है और उसके एजेंडे की टॉप प्रायोरिटी जो होती है वो हमेशा पब्लिक इशू होती है। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पीटीआई जो है वो किसी भी पब्लिक इशू को तो चेक नहीं करती, और हुकूमत और पीटीआई की जो लीडरशिप पार्लियामेंट में मौजूद है उनमें इस चीज पे इत्तेफाक है शायद कि जी बानी पीटीआई की रिहाई जो है उसके ऊपर एक हद से ज्यादा आवाज भी नहीं उठानी और बात भी नहीं करनी। बाकी अवाम में चूंकि ये प्रेशर है इसलिए ज़बानी जमा खर्ची है बार बार
इस चीज की बात की जाती है जो कि पीटीआई की क़यादत करती है, फिर उसके मुकाबले में हुकूमत भी उन्हें दावत दे देती है कि जी आए जी हमारे से मुज़ाकरात करें। लेकिन हकीकत ये है कि हुकूमत जो है वो बैठी ही चूंकि मतलब एक फॉर्म 47 के ऊपर बैठी हुई हुकूमत है और उनको बारा ही नहीं खाता कि अपोजिशन या पीटीआई जो है उनके साथ कोई मफाहमत हो या कोई मफाहमत का रास्ता निकले। लिहाजा उनको वो जेल में रखने के लिए ही उनका अपनी जो बका है वो इसी में बिना है कि जी वो जेल में रहे उनकी लीडरशिप। अच्छा, कतई कलामी के लिए माजरत, लेकिन सर दूसरा फरीक जो है क्या वो खुद भी चाहता है कि मुफाहमत हो, बातचीत हो? क्योंकि जब भी मुफाहमत की कोई कोशिश की गई हुकूमत की जानिब से तो दूसरी तरफ से इनकार ही हुआ है। अगर कोई लीडर्स मान भी जाएं तो जब आला क़यादत इनकार कर देती है तो वो मामला वहीं वो ढाक के तीन पात की तरह होता है। लेकिन जब आप मुफाहमत एक बड़ी मतलब एक ऐसी ऑब्जेक्टिव होता है जिसको किसी न किसी शक्ल में अचीव किया जाता है और किया जा सकता है, लेकिन उसके सर्टेन प्रोटोकॉल्स। आपने अगर किसी भी अपने ओपोनेंट के साथ आपने मफाहमत पैदा करनी है तो आपको कुछ कॉमन ग्राउंड्स ढूंढने पड़ते हैं, उसके ऊपर बैठ के बातचीत करनी पड़ती है। लेकिन इस वक्त तो ये कैफियत है कि आपकी जो ऑपोजिशन है या लीडरशिप जो है ऑपोजिशन की वो जेल में, और अब आप जो उनके जो जेल से बाहर उनकी लीडरशिप है उसको उन तक एक्सेस नहीं है। कोई बात करने के लिए अगर इतनी भी मुतालबा हुकूमत से ऑपोजिशन करेंगे कि हमारी मुलाकात करा दें, वो भी कैसे हम पूछ पाएंगे। तो लिहाजा जब भी मफाहमत करनी हो क्या वो अल्फाज से हो सकती है? मैं 100 दफा दिन में कहूँ कि जनाब मतलब मफाहमत 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 और मैं करूँ, वो कहते हैं 100 गज वारूं गज न फाड़ू, तो उसके बगैर क्या होगा? मतलब कहने से तो मफाहमत नहीं होती। भुट्टो साहब ने ये डायलॉग किया था 77 में, तो उन्होंने अपनी अपोजिशन की सारी लीडरशिप को बुला के अपने सामने बिठाया था, उनसे बातचीत की थी और उसके बाद एक रास्ता भी बन गया था। अनफॉर्चुनेटली वो तकमील तक ना पहुंच सका। लेकिन इस वक्त हुकूमत जो है, वैसे भी देखें हुकूमत अगर मफाहमत कर लेती है अपोजिशन का तो उसका वजह जवाब ही खत्म हो जाएगा, उसका रहना ही रहेगा, क्योंकि अवाम में तो वो है नहीं। वो सिर्फ मतलब अवाम के सरों से आई हुई हुकूमत है ना, तो इसलिए हुकूमत अपने खिलाफ किस तरीके से वो मफाहमत का वो दरवाजा है जिसको खुलते ही ये हुकूमत जो है ये गड्ढे में गिर जाएगी। मतलब मफाहमत का दरवाजा अगर ये हुकूमत खोलती है तो उसके आगे गड़ा है, उसमें जाके गिर पड़ेगी, नजर भी नहीं आएगी। दुरानी साहब, लेकिन सर मसला ये है कि मुफाहमत कह लीजिए या मुज़ाकरात कह लीजिए, उसके लिए ज़रूरी होता है कि जो फरीक अपने मुतालबात मनवाना चाह रहा है वो अपनी स्ट्रेंथ शो करता है। हमारे सामने अमेरिका ईरान की मिसाल मौजूद है। ईरान ने ये दिखाया कि वो बराबरी की सतह पर बातचीत करने के लिए पहले उसने अपनी ताकत शो की है। अब प्रॉब्लम यह है कि सर पीटीआई जब उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है उसका हमने अंजाम देख लिया है कि कोई एहतजाज उस तरह से हुआ नहीं है जैसे माजी में एहतजाज हम देखते रहे। अभी भी रोजाना दावा होता है कि जी अडयाला जेल के बाहर 10,000 अफराद इकट्ठे हों, लेकिन चंद 100 के से ज्यादा की तादाद नहीं बढ़ती है। जब सर एक पार्टी जो अपने मुतालबात मनवाना चाहती है अपनी स्ट्रेंथ ही शो नहीं कर पा रही, तो जाहिर अगला फरीक तो मुतमईन हो जाता है कि इनके पास ताकत नहीं है। बहुत आपका ये जायज क्वेश्चन है। अब इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स हैं मेरे। पहली बात तो ये है कि जी अगर आपने हुकूमत के मुकाबले में अगर अवाम ने निकलना हो तो उसको निकलने के लिए उन्हें पुलिस का मुकाबला करना पड़ता है, और पुलिस अगर सख्ती पे आ जाए तो फिर अवाम को उठा के जेल में डाल देते हैं, मुकदमा बना देते हैं, अवाम पीछे हट जाते हैं। किस जंग और सियासी जंग में यही फर्क है। जंग जो है वो ताकत से, असले से और टकराव से लड़ी जाती है, लेकिन सियासी जंग जो है वो नैरेटिव से, वो अपनी कोशिश से, जद्दोजहद से, मतलब अगर दफा 144 हुकूमत लगा दे तो हुकूमत अवाम जुलूस नहीं निकाल सकते, तो वो नहीं निकाल, लेकिन वो 2-2 की लाइनों में चल सकते हैं। तो इस वक्त की जो एक ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि हुकूमत कहती है हम तो हाइब्रिड हैं। मतलब हाइब्रिड का मतलब ये है कि हम हुकूमत भी हैं और मुल्की इदारे भी हमारा हिस्सा है, इसलिए अगर आप हमारे खिलाफ बात करेंगे, हमारे खिलाफ निकलेंगे तो आप तो मुल्क की सालमियत के खिलाफ निकलेंगे। अब ऐसी मतलब हाइब्रिड कंबल में लिपटी हुई हुकूमत को अगर किसी अवाम ने उसके मुकाबले में निकलना है तो फिर या तो अपोजिशन भी हाइब्रिड बन जाए। मैंने तो कहा है कि हमारी अपोजिशन तो कुछ करती नहीं है, अपोजिशन तो इस वक्त सिर्फ अवाम है।
और आवाम को इस वक्त इस चीज की जरूरत है कि उन्हें भी हाइब्रिड प्रोटेक्शन दी जाए, ताकि वो जो है वो अपने हकूक के लिए और अपने इशू, देखिए अभी सिर्फ रिहाई तो एक इशू है ना जी, लेकिन दूसरा इशू ये है कि इस हुकूमत ने अब तक 5 बजट पेश किए हैं जी, और हर बजट के बाद मुल्क की मईशत मजीद गिर गई है, महंगाई मजीद बढ़ गई है, अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है और जो इनके अपने मफादात हैं उनमें मजीद इजाफा हुआ है। और अब आप ये बताएं कि ये जो इशू हुआ है मार्का हक के बाद और इसके बाद ये मार्का अमन के बाद जो पाकिस्तान को दुनिया में इज्जत मिली है और जो पाकिस्तान की सरहदें महफूज हुई हैं, उसके बाद हुकूमत ने क्या किया है? हुकूमत ने तो अवाम के खिलाफ मार्का जुल्म शुरू कर दिया। मतलब वो तेल पूरी दुनिया को हम प्रोवाइड कर रहे थे, वो पाकिस्तान में आज भी सबसे महंगा है। ठीक है, पुरानी रेट्स बावजूद आज भी अवाम जो है सबसे महंगा तेल खरीद रहे हैं। गैस सस्ती हो गई है, अभी भी उसी रेट पे बिक रही है। बिजली का गैस सस्ती होने की वजह से बिजली सस्ती होनी चाहिए, बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही। मतलब वो कौन, और मुल्क की मईशत को देख लें, ना एक्सपोर्ट्स हैं ना मुल्क की किसी किस्म की कोई सोशल इंडिकेटर या इनकम इंडिकेटर आगे बढ़ा है। और हाल ये है कि FBR का सारा काम जो है वो 70 cc होंडे वाले से ले रहे हैं या मोटरसाइकिल वाले से ले रहे हैं, जिस पेट्रोल डालता है वो FBR के लिए टैक्स अदा करता है। तो ये तो हुकूमत की परफॉर्मेंस है। बिल्कुल। तो इसके बाद अगर आप कहेंगे कि ये हुकूमत है तो हम कहेंगे कि बस है तो फिर है, अब क्या करें। राइट सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपने बड़ी तफसील से सियासी सूरत जायज़ा पेश किया। नाज़रीन, अब वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि एहतजाज होगा, हर सूरत होगा और गोली चली तो पहला जो सीना होगा वो मेरा होगा। लिखना है कि आने वाले दिनों में जो एहतजाज का ऐलान किया जा रहा है, जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही है PTI की गवर्नमेंट की जानिब से, उस पर किस हद तक अमल दरामद वो कर पाते हैं। बहरहाल ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बिजली की कीमतों में मुमकिन इजाफे के ऊपर और उससे क्या असरात मुरतब होंगे मुल्क की मईशत पर, आम आदमी की ज़िंदगी पर। एक ब्रेक के बाद इस पर गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बिजली की कीमतों में एक बार फिर मुमकिन इजाफे ने अवाम और कारोबारी तबके की तशवीश में इजाफा कर दिया है। गो कि हुकूमत का ये दावा है कि गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में किसी हद तक सूरत हाल काबू में है, लेकिन आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद अब भी शदीद दबाव का शिकार है। जैसे कि CCPA सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से नेपरा में मई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत ये 82 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त जो है वो महज एक तकनीकी कार्रवाई नहीं, बल्कि ये इस बड़े मसले की अलामत है जिसका सामना पाकिस्तान का तवानाई का शोबा कई बरसों से कर रहा है। अगर नेपरा इस दरख्वास्त की मंजूरी देती है तो सार्फिन पर तकरीबन 12 अरब रुपए का इजाफी माली बोझ पड़ेगा, जिसके असरात सिर्फ बिजली के बिल्स तक ही महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरी मईशत पर महसूस किए जाएंगे। अब दिलचस्प बात यह है कि मई के दौरान बिजली की पैदावार में सबसे बड़ा हिस्सा पानी से हासिल होने वाली बिजली का रहा है, जो कि निस्बतन सस्ती समझी जाती है क्योंकि पानी जब बर्फ़ पिघलती है तो यहाँ पर आता है, लेकिन इसके बावजूद औसत फ्यूल लागत तखमीने से ज़्यादा रही। इससे अंदाज़ा होता है कि बिजली की पैदावार का मजमूई निज़ाम अब भी महंगे ज़राए, ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव, पैदावारी मनसूबाबंदी और गर्दिशी कर्ज़ों जैसे मसाइल से मुकम्मल तौर पर नहीं निकल सका। गो के दरामदी कोयले और फर्नेस ऑयल से पैदा होने वाली बिजली का तनासुब ज़्यादा नहीं था, लेकिन मामूली इजाफा भी मजमूई पैदावारी लागत पर असरअंदाज हो जाता है और जिसका बोझ आखिरकार सारिफिन को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर बिजली की कीमत में ये इजाफा मंजूर हो जाता है तो फिर इसके सबसे पहले असरात घरेलू सार्फिन पर मुरतब होंगे। पहले ही बिजली के भारी बिलों से परेशान मुतवसत और कम आमदनी वाले तबके के लिए हर इजाफी यूनिट एक नई मुश्किल बन जाएगा। गर्मियों के मौसम में पंखे, AC और दीगर बरक़ी आलात का इस्तेमाल नागुज़ीर होता है। ऐसे में बिजली महंगी होने का मतलब ये होगा कि हज़ारों ख़ानदान अपने ख़राजात में मज़ीद कटौती पर मजबूर हो जाएंगे और कई घराने ज़रूरियात ज़िंदगी और यूटिलिटी बिलों के दरमियान तवाज़ुन कायम करने में मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। इस इजाफे के असरात सिर्फ घरेलू सार्फिन तक ही महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि जनाब सनत, तिजारत और कारोबारी सरगर्मियों पर भी इसके असरात पड़ेंगे। और पाकिस्तान की जो सनती लागत है पहले ही खित्ते के कई ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा समझी जाती है।
अगर बिजली मज़ीद महंगी हो जाती है तो फिर पैदावारी लागत में इजाफा होगा, जिसके नतीजे में मकामी मसनूआत महंगी होंगी, बरामदात की मुसाबकत मुतासर हो सकती है और बाज़ छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मज़ीद दबाव में आ जाएंगे। कारोबारी तबका अक्सर ये मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि महंगी तवानाई सरमाकारी और सनती तरक्की की राह में बड़ी रुकावट है। अगर मौशी एतबार से देखा जाए तो बिजली के निर्खों में इजाफा महंगाई की नई लहर को भी जन्म दे सकता है। जब सनतों और दुकानों के बिजली के अखराजात बढ़ते हैं तो वो ये इजाफा अपनी मसनूआत और ख़िदमात की कीमतों में शामिल कर देते हैं। यूँ फिर खुराक, कपड़े, तामीराती सामान, ट्रांसपोर्ट और दीगर अशिया ज़रूरिया भी महंगी हो सकती हैं। तो बज़ाहिर ये जो 82 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा है दिखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन इसके मौशी असरात कहीं ज़्यादा वसी होते हैं। दूसरी जानिब तवानाई के शोबे का मौक़िफ़ ये है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट एक कानूनी और रेगुलेटरी तरीक़ाकार है जिसके तहत ईंधन की असल लागत सार्फिन तक मुंतकिल की जाती है ताकि बिजली पैदा करने वाले इदारों को खसारे से बचाया जा सके। अगर ये एडजस्टमेंट ना की जाए तो गर्दिशी कर्ज़ों में मज़ीद इजाफा होगा, जो पहले ही मुल्क की मईशत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। लेकिन असल सवाल यही है कि आखिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? क्या सिर्फ कीमतें बढ़ाना ही मसले का मुस्तकिल हल है, या फिर हुकूमत को सस्ती और मकामी तवानाई के ज़राए, ट्रांसमिशन निज़ाम की बेहतरी, बिजली चोरी की रोकथाम और दराजाती इस्लाहात पर भी उसी शिद्दत से तवज्जो देनी चाहिए? अब फैसला नेपरा के हाथ में है, लेकिन इस फैसले के असरात करोड़ों सार्फिन की रोज़मर्रा ज़िंदगी और मुल्की मईशत पर मुरतब होंगे। ये था बिजली के हवाले से जो हम बात करना चाह रहे थे। अब करेंगे यूरोप में सूरज सवाने से पर आ गया है, कैसे, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। दस्तक में एक बार फिर खुशामदीद। यूरोप जो कभी मुतदिल मौसम, सरसब्ज वादियों और खुशगवार गर्मियों की वजह से दुनिया भर में पहचाना जाता था, आज तारीख की शदीद तरीन गर्मी की लहरों का सामना कर रहा है। सूरत हाल इस कदर संगीन हो चुकी है कि आलमी इदारा सेहत ने सिर्फ चंद हफ्तों के दौरान हीट स्ट्रोक और गर्मी से मुतालिक बीमारियों के बायस 1300 से ज़ायद इजाफी अमवात की तस्दीक करते हुए इसे एक संगीन सेहत का बहरान करार दिया है। इस तनाज़ुर में देखा जाए तो फ्रांस में तकरीबन 1000 इजाफी अमवात, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड में दर्जा हरारत का मुसलसल बढ़ना, जबकि तकरीबन 19 करोड़ अफराद का 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़ायद गर्मी की जद में आ जाना इस हकीकत की निशानदेही करता है कि ये सिर्फ एक मौसमी तब्दीली नहीं है, बल्कि एक माहौलियाती इमरजेंसी बनती जा रही है। यही वजह है कि आलमी इदारा सेहत ने हीट स्ट्रोक को खामोश कातिल करार दिया है, क्योंकि ये बग़ैर किसी शोर के हज़ारों जानें निगल लेता है। सवाल यह कि आखिर यूरोप में गर्मी इस कदर ख़तरनाक क्यों होती जा रही है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह मौसमाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज है। गुज़श्ता कई दहाइयों से सनती सरगर्मियों, कोयला, तेल और गैस के बेदरग इस्तेमाल, जंगलात की कटाई और ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज ने ज़मीन के दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा किया है। इन्हीं गैसेस की वजह से सूरज की हरारत ज़मीन के गिर्द ज़्यादा देर कैद रहती है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसके नतीजे में दुनिया भर में मौसमों का कुदरती निज़ाम तब्दील हो रहा है और यूरोप उन खित्तों में शामिल है जहां दर्जा हरारत आलमी औसत के मुकाबले में तकरीबन दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक बदलते मौसम की एक और अहम वजह ताकतवर हीट डोम या गर्म हवा का दबाव है। इस कैफियत में फ़ज़ा के बालाई हिस्से में बुलंद दबाव का निज़ाम कायम हो जाता है, जो गर्म हवा को एक ढक्कन की तरह ज़मीन के करीब कैद कर देता है। नतीजतन ना बारिश होती है, ना ठंडी हवाएं दाखिल हो पाती हैं और ना ही दर्जा हरारत में कमी आती है। मुसलसल कई दिनों बल्कि कई हफ्तों तक सूरज की तपिश ज़मीन को मज़ीद गर्म करती रहती है, जिससे हीट वेव शिद्दत इख्तियार कर लेती है। यूरोप में एक और मसला भी है, वो ये कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इस किस्म की शदीद गर्मी के लिए तैयार ही नहीं था। यूरोपीय ममालिक में घरों, स्कूल्स, दफातर, हत्ता कि अस्पतालों की बड़ी तादाद इस तसव्वुर के तहत तामीर की गई थी कि वहाँ मौसम ज़्यादातर मुतदिल रहेगा। इसीलिए बहुत से घरों में एयर कंडीशनिंग का निज़ाम यानी मौसर निज़ाम मौजूद ही नहीं है, जबकि शहरी इलाकों में कंक्रीट और असफाल्ट दिन भर हरारत जज्ब करके रात के वक्त भी माहौल को ठंडा नहीं होने देते। इसी रुझान को अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट कहा जाता है, जो शहरों में गर्मी की शिद्दत को मज़ीद बढ़ा देता है।
हीट स्ट्रोक दरअसल उस वक्त होता है जब इंसानी जिस्म अपना दर्जा हरारत कुदरती तरीके से कंट्रोल करने की सलाहियत खो देता है। आम हालात में पसीना जिस्म को ठंडा रखता है, लेकिन जब दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो और नमी भी बुलंद हो तो पसीना मौसर तरीके से बुखारात में तब्दील नहीं हो पाता। इसका नतीजा ये निकलता है कि जिस्म का दर्जा हरारत ख़तरनाक हद तक बढ़ जाता है। पानी की शदीद कमी पैदा हो जाती है और दिमाग, दिल और दीगर अहम आज़ा मुतासर होने लगते हैं। अगर फौरी तिब्बी इमदाद न मिले तो फिर ये कैफियत जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसीलिए बुज़ुर्ग अफराद, बच्चे, हामला ख़वातीन और दिल या सांस की बीमारियों में मुब्तला अफराद सबसे ज़्यादा ख़तरे में होते हैं। अब देखा जाए तो इस बहरान के असरात सिर्फ सेहत तक महदूद नहीं रहे, बल्कि शदीद गर्मी ने बिजली की तलब में गैर मामूली इजाफा कर दिया है। कई ममालिक में स्कूल्स बंद किए जा चुके हैं, अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है, जबकि ज़रई पैदावार, पानी के ज़खायर और मईशत भी मुतासर हो रही है। आलमी इदारा सेहत इसीलिए ख़बरदार कर रही कि अगर हुकूमतें फ़ौरी तौर पर मौसर कौमी मनसूबे, हीट एक्शन प्लान, शहरी मनसूबाबंदी में तब्दीली, सब्ज़ इलाक़ों में इजाफ़ा और कार्बन अखराज में कमी जैसे इक़दाम नहीं करती तो आइंदा बरसों में ये बहरान मज़ीद संगीन हो सकता है। यूरोप में जारी हीट वेव दरअसल पूरी दुनिया के लिए एक वाज़ेह इंतबाह है कि मौसमियाती तब्दीली अब मुस्तकबिल का नहीं बल्कि मौजूदा दौर का सबसे बड़ा आलमी चैलेंज बन चुकी है। इससे निपटने के लिए आलमी सतह पर फौरी, मुश्तरका और मौसमात नागुज़ीर हैं। तो ये थे आज के मौज़ूआत। प्रोग्राम दस्तक से ज़िशान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।